नमस्कार दोस्तों, ये एक जबरदस्त वीडियो आ गई है और एक ही वीडियो में 70 में 70 नंबर, सिर्फ एक वीडियो और 70 में 70 नंबर वन शॉट वीडियो है, मैराथन वीडियो है। सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी को पेपर है और महज अब आपके पास जो समय है वो एक दिन का है। मींस कल आपका क्या है, पेपर है। आज 19 फरवरी हो चुकी है। इस वीडियो को देख करके आप अगर साल भर नहीं पढ़े हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप तब भी 70 में 70 करके आएंगे। तो लॉन्ग वीडियो है, मैराथन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पानी का बॉटल रख लीजिए, एक कॉपी और एक पेन रखिए, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको लिख लीजिएगा। दिमाग में केवल रखना है, चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। आप 100% अच्छा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। यहां पे आप 16 नंबर ना सोचिएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों का अलग अलग एक एक चैप्टर का मैं ये सब कुछ संपूर्ण तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो आज का क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है। देखिए समय कम है इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समान अधिकार और प्रतिनिधि शासन की जो है क्या करता है, स्थापना का समर्थन करती है। मीन्स जो उदारवाद है वो स्वतंत्रता और समान अधिकार की बात करती है। समान अधिकार मतलब हमको बराबर का हक चाहिए। भाई उदारवाद क्या है? निरंकुशता नहीं। निरंकुशता में क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, जबकि उदारवाद में क्या होता है, हर एक व्यक्ति समान अधिकार रखेगा, सबके पास स्वतंत्रता हो, सबके पास आजादी हो, फ्रीडम्स होनी चाहिए, और यही उदारवाद है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूढ़वादी क्या है? भाई रूढ़वादी क्या है? रूढ़वादी सोच मतलब जो प्राचीन परंपराएं थी, सभ्यताएं थी, सोच थी, वही चीजें आज भी चालू रहे, यही रूढ़वाद है। बात समझ आ गई? दादाजी ऐसे करते थे, आप भी वही करेंगे। ये पहले परंपरा होती थी, आज भी हम वही करेंगे, यही रूढ़वाद है। जबकि हमको रूढ़वादी सोच की नहीं होना चाहिए, हमको परिवर्तनवादी होना चाहिए। परिवर्तनवादी मतलब समय के साथ, माहौल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से हमको परिवर्तित होते रहना चाहिए। तो रूढ़वाद क्या है? रूढ़वाद परंपरागत राजशाही और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली एक विचारधारा है। ठीक है? प्राचीन सभ्यता, परंपरागत, जो पहले से चला आ रहा है। समझ में आ गया? इसको आप अगर आ जाता है तो आप लिख भी सकते हो इजीली अपने शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लिखिए। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग मतलब जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर्स, ये सब मध्यम वर्ग में आते थे। और जो एक 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, जिसको श्रमिक वर्ग भी बोल सकते थे। तो औद्योगिक क्रांति से जो मध्यम वर्ग था, इसका उदय हुआ, यह अस्तित्व में आया, जिसमें राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकन क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध था? रैपिड सीरीज है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला हूं। बालकन क्षेत्र ये क्यों फेमस था? तो बालकन क्षेत्र जो है वो विभिन्न जातियों का क्षेत्र था, जहां राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। मतलब बालकन क्षेत्र वो था जहां बहुत सारी जातियों का समावेश था। उस क्षेत्र में बहुत सारी जातियां रहती थी और इसी कारण से बालकन क्षेत्र प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। हंगरी की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? भैया जो हंगरी की क्रांति असफल रही थी, वो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ एक काम जरूर उसने किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना उनमें जरूर जागृत हुई, जरूर मजबूत हुई थी। हारे लेकिन राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना का मतलब होता है देश के प्रति एक अच्छी भावना, इसका विकास हुआ। देश प्रेम का विकास, देश प्रेम, देशभक्ति, इन चीजों ने मजबूती पकड़ी। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद के 2 कारण बताइए। भाई राष्ट्रवाद, अभी मैंने बताया कि जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा जो देश के अनुकूल हो। तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई,
और औद्योगिक क्रांति राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, औद्योगिक क्रांति होती है, तो इससे राष्ट्रवाद जो है, ये फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो राष्ट्रवाद था, क्योंकि लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया था किसके बारे में, अपने अपने देश के बारे में, और फ्रांस में क्रांति इसी कारण से हुई थी। अब राष्ट्रवाद के दो प्रभाव लिखिए। देखिए, राष्ट्रवाद का प्रभाव यह हुआ कि जो जर्मनी था और जो इटली था, ये दोनों देशों का एकीकरण हुआ, नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, और राष्ट्रवाद के भी प्रमुख प्रभाव ये रहे हैं। तो दो प्रभाव, जर्मनी और इटली का एकीकरण और नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है। आगे बात करेंगे, जर्मन संसद कहां आयोजित हुई। जर्मन संसद, तो देखिए 1848 में जर्मन संसद जो है वो फ्रैंकफर्ट में आयोजित हुई थी। कहां हुई थी? फ्रैंकफर्ट में 1848 में हुआ था, और ये संविधान बनाने का प्रयास हुआ था यहां पे। तो ये था आज का हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बढ़ेंगे सीधे सीधे दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर क्या है भाई? इतिहास का दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 2। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, अंग्रेज क्या करते थे? दबा के रखते थे, आर्थिक शोषण, धन दौलत का शोषण करते थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, प्रेस का विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन कारणों से भारतीयों में एकता हुई, स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, और यही मुख्य कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो हुई है 1885 में। ठीक है, क्यों हुई? तो इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच प्रदान करना था, जो ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े होकर के अपनी समस्याओं को रख सके। कब हुआ? यही जो आप कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने किया था। ये भी जानकारी आपको दे दे, बंबई में A.O. ह्यूम ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी समस्याओं को भारतीय मंच रख सके अपनी बात को, उसके लिए कांग्रेस जैसी पार्टी का जो है स्थापना किया गया सन 1885 ईस्वी में। और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चा कि जो आने वाले प्रश्न है, तो वीडियो को स्किप करके मत भागिएगा। साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा, इस एक वीडियो को देखने से आपका संपूर्ण भला होने वाला है। 70 में 70 आपको मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बंगाल का विभाजन कब होता है और क्यों किया गया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। कब किया? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी उसको तोड़ देना चाहता था, और बंगाल का जो क्षेत्र था वो काफी विस्तृत था। तो काफी विस्तृत था, लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर ये दोनों लोग, दोनों धर्म अगर एक रहेंगे तो शायद भारत में अब ज्यादा दिन रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन से क्या हुआ भाई? हिंदू और मुस्लिम धर्म आपस में बटे, कमजोर हुए, और अंग्रेजों की नीति ही यही थी कि फूट डालो और राज करो। आगे बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन क्या था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन, अब यहां पे हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, ऐसे समझ लीजिए। स्वदेशी आंदोलन क्या था भैया? स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है स्व माने खुद, देशी माने देशी, देश का जो आंदोलन, तो आप समझते ही हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह था कि हम अब विदेशी वस्तुएं नहीं छुएंगे, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, देसी वस्तुओं को हम जो है प्रयोग में लेकर के आएंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। होली जलाने का मतलब है उनको जला दिया गया कि भाई हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। हम एक कपड़ा, महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक कपड़ा पहना, लेकिन विदेशी कपड़ों को उन्होंने नहीं अपनाया। तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब है बच्चों कि जब स्व माने खुद, देशी माने अपने देश का, आंदोलन मतलब एक आंदोलन, समझ रहे होंगे। तो जब अपने ही देश का जो आंदोलन हो, खुद का हम अपना सब कुछ भैया बनाएंगे। हम क्यों अंग्रेजों का पहने? हम क्यों अंग्रेजों की चीजों को खरीदें और उनको प्रॉफिट दे और वो मजबूत होकर के हमारा ही शोषण करें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी चीजें पहनेंगे, हम कम पहनेंगे, कम खाएंगे, लेकिन देसी अपनाएंगे। ठीक है, तो लखनऊ समझौता क्या था? देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट मतलब, पैक्ट का मतलब होता है समझौता।
पैक्ट माने समझौता। तो देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, इसका नाम रखा गया लखनऊ समझौता। इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिम जो एकता है इसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये दोनों धर्म आपस में लड़े, और जब ये लड़ेंगे तो हम मजबूत होते जाएंगे, हमारा देश मजबूत होता जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। और इस रॉलेट एक्ट के तहत जब कोई नहीं समझ पाया भारतीय लोगों ने, जब क्योंकि उस वक्त ज्यादा शिक्षा थी नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि ये बताइए आप कि ये रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ना अपील ना वकील ना दलील, मतलब कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जब चाहता तो उठा करके जेल में डाल सकता था। यही रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में ये नहीं था कि सर हमने क्या क्राइम क्या किया है, हमने कोई गलत काम किया क्या, हम नहीं बताएंगे। यही रॉलेट एक्ट था कि आप पुलिस वालों से ये नहीं पूछ सकते थे कि मैंने क्या क्राइम किया है, भाई मुझे क्यों जेल में डालोगे, नहीं बताएंगे। कब तक रखोगे, ये भी नहीं बताएंगे। क्या मैं इसके खिलाफ अपील कर सकता हूं, नहीं कर सकते हो आप। यही रॉलेट एक्ट था जो भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने लागू किया था। तो बात समझ आया, इसका विरोध पूरी तरीके से भारतीय लोगों ने किया था, क्योंकि बिना गिरफ्तारी के, बिना कोई बात के आपको जेल डाला जा सकता था, आपको मतलब हम भारतीयों को। यही रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, अमृतसर का वो एक जगह है जलियांवाला बाग, वहीं पे ये हुआ था, जहां पे जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था। और हुआ क्या था, निहत्थे हजारों लोग बेचारे मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल ओ डायर जो कि अंग्रेज था, जनरल था उस समय, और उसने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी, हजारों लोग उससे मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड था अंग्रेजों के द्वारा जो कराया गया था। और एक जानकारी आपको बता दूं कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उधम सिंह एक हुआ करते थे भारत में, एक क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने कसम खाया था कि जब तक जनरल ओ डायर को घुस करके मार ना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और जा करके इंग्लैंड में रह करके जनरल ओ डायर को मारा था। किसने, उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब हम कोई सहयोग नहीं करेंगे आपका, आप अपने हिसाब से करिए, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब कोई सहयोग भारतीय अब अंग्रेजों का नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया एक आंदोलन था, और इसका उद्देश्य बहुत ही सरल था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, बस एक काम करेंगे, आपका कहना नहीं सुनेंगे, हम आपकी कपड़ों को नहीं खरीदेंगे, हम आपकी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, आपकी द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उसका उपभोग नहीं करेंगे। यही था हमारा असहयोग आंदोलन, और इसका नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने किया था। चौरी चौरा घटना क्या थी भाई, चौरी चौरा सुना होगा, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, जो हत्याकांड है यहां पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, और वहां पे चौरी चौरा एक जगह है जहां पे 5 फरवरी 1922 को जो है पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। इसमें 22 पुलिसकर्मी और एक और उसमें जो है पुलिस थानाध्यक्ष थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। और यही वो घटना थी चौरी चौरा घटना, जिससे महात्मा गांधी जी ने कहा था अब मैं असहयोग आंदोलन अपना वापस ले रहा हूं, क्योंकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से चालू रखना था, ना कि हिंसक होकर के। तो चौरी चौरा घटना के बाद से ये जो असहयोग आंदोलन था वो क्या हुआ था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था। अपने ही आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। 1927 में साइमन कमीशन बनकर के आया था, और कोई भी भारतीय सदस्य उस कमीशन में नहीं था, उस आयोग में नहीं था, और इसी बात का विरोध भारतीय कर रहे थे कि हम क्या करेंगे भाई, साइमन गो साइमन, यहां से साइमन जाओ। जब उस कमीशन में, उस आयोग में कोई भारतीय सदस्य ही नहीं है तो उस आयोग को लेकर के हम क्या करें। और ये कब आया था साइमन,
1927 में जब नारे लगे थे, पूरा देश साइमन गो बैक के नारे लगाए, तो साइमन ने गुस्सा होकर के लाठी चार्ज चलवाया था। और यही लाला लाजपत राय, नाम आपने सुना होगा, बड़ा नाम है, बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं और वो जो है इस मुठभेड़ में उनके सर पे एक लाठी पड़ी थी और वहीं लाला लाजपत राय ढेर हो गए थे। और यही वो कारण था कि साइमन गो बैक का जो नारा था वो और तेज हुआ और मजबूत हुआ कि जब हमने एक नेता खोया है तो अब तो भाई लड़ाई बहुत अच्छे से होने वाली है। और यही लड़ाई आपको कल सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी देना है। साल भर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं बच्चा मेरे, लेकिन अब इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये भविष्य का निर्धारण करने वाला है ये वीडियो। बस एक एक प्रश्न आप देखे होंगे, हिंदी का कुल एक हमने वीडियो बनाया था काहे पे, जीवन परिचय पे हिंदी के, उठा करके आप कल का पेपर देख लीजिए, सिर्फ एक वही आया था जीवन परिचय। तो ये है हमारा अनुभव 2013 से भैया मेरे पढ़ा रहा हूं, कुछ तो अनुभव होगा ना 13-14 साल का। आगे बात करते हैं नमक सत्याग्रह क्या था। तो नमक सत्याग्रह क्या था भैया, 1930 में गांधी जी ने जो नमक कानून के विरोध में साल्ट मार्च निकाला था, मतलब नमक दांडी मार्च जिसको बोलते हैं वो निकाला था, और ये दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य केवल ये था कि जो नमक का कानून था उसको तोड़ना था गांधी जी को। देखो मैं एक एक शब्दों में बता दे रहा हूं, चीजें ये याद रहेंगी आपको, कल ही पेपर है ना, तो ये चीजें बस इसको रिपीट करके 2 बार अगर देख लेंगे, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, गारंटी है कि आप बहुत आसान से निकल जाने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सा माने होता है सहित, विनय मतलब होता है रिक्वेस्ट सहित, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्टा होता है अवज्ञा, आंदोलन मतलब मूवमेंट, मतलब विनती सहित आपके आदेशों को नहीं मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपसे, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपका कोई आदेश नहीं माना जाएगा। आप कह रहे हो कहो, मैक्सिमम क्या करोगे, छाती पे मेरे संगीन चलाओगे, गोलियां चलाओगे, यस आई एम रेडी टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ बुलेट्स। ठीक है, अगर आप बुलेट मारने के लिए तैयार हो, अगर सीने पे गोली मारने के लिए तैयार हो, तो 1930 में लोग तैयार थे कि ठीक है आप गोली चलाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको किसने चालू किया था भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसका मतलब ही था सा माने सहित, विनय मतलब रिक्वेस्ट सहित, मतलब रिक्वेस्ट सहित आपकी बातों को नहीं मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लाठी नहीं चलाएंगे आपके ऊपर, लेकिन हाँ आपके आदेशों का अवहेलना हम जरूर करेंगे। पूना समझौता क्या था, 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता बोलते हैं। इसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चालू किया गया था। और इसमें जो नारा था, जो स्पेशल स्लोगन था, वो ये था करो या मरो। अब आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया आंदोलन था। इसका उद्देश्य जो था वो तुर्की के खलीफा जो थे उनका समर्थन करना था, और गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, आगे राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका बताइए। देखिए अखबार, पत्रिका, ये सब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए होती है। राष्ट्रीय विचारों का इससे प्रचार हुआ, अंग्रेजी शासन की आलोचना हुई। तो भाई प्रेस की एक बड़ी भूमिका उस समय भी थी और आज के समय में भी है। राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, देखियो जो महिलाएं थी उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, धरनों में भाग लिया, जेल गई, आंदोलनों को मजबूत बनाया। तो हर तरीके से जो महिलाएं थी वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही हैं। किसान और मजदूरों की भूमिका क्या थी, ठीक है, तो किसान और मजदूरों ने करों का विरोध किया और हड़तालें की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों का जन आंदोलन बनाया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस था आजादी से पूर्व वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे सेकेंड चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास थर्ड चैप्टर पे। और ये देखिए, हाँ, इतिहास भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब भूमंडलीकरण से क्या आशय है, देखिए भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश व्यापार, पूंजी, तकनीक, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं। वही आपका क्या है, भूमंडलीकरण है। आगे सिल्क रूट का क्या महत्व था,
देखिए सिल्क रूट प्राचीन व्यापार मार्गों का जाल था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था तथा वस्तुओं, विचारों और संस्कृति का आदान प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोलंबस की यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो जो कोलंबस था वो भारत के मसालों और धन की खोज में निकला था, परंतु 1492 में समुद्री मार्ग की खोज करते करते भारत की जगह वो अमेरिका पहुंच गया था और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली थी, जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया की खोज का क्या प्रभाव पड़ा? नई दुनिया का मतलब है यही यूरोप और अमेरिका। तो नई दुनिया जब आई तो उससे यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ा, उपनिवेशवाद फैला और संसाधनों के शोषण की प्रक्रिया जो थी वो तेज होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास व्यापार क्या था और इसका क्या परिणाम हुआ? तो देखिए अफ्रीका से लाखों लोगों को पकड़ करके अमेरिका ले जाया गया और बागानों में जबरन काम कराया गया, जिससे अफ्रीकी समाज बुरी तरह प्रभावित हो गया था। तो दास व्यापार का था, इसमें जबरदस्ती, भाई दास का मतलब ये होता है स्लेव, गुलामी वाली स्थिति, ठीक है। तो जबरदस्ती पकड़ करके अमेरिका ले गया था और बागानों में जबरन उनसे काम करवाया जाता था, जिससे अफ्रीकी समाज जो था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो या समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा शेयर वेयर किया करें, अच्छी वीडियो लग रही हो तो लाइक करें, बड़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो गुरुजी के लिए बनता है, ठीक है। पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं आगे। तो इसके बाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का था। अब बात करेंगे हम कक्षा 10 इतिहास अध्याय 4 पे, ठीक है, औद्योगिकीकरण का युग। तो औद्योगिकीकरण का पहले अर्थ हम समझ लेते हैं क्या होता है। औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसे मशीनों और कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो, जिससे पारंपरिक कुटीर उद्योगों का महत्व घटने लगा और औद्योगिक आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। देखिए औद्योगिकीकरण को मैं सरल शब्दों में समझा देता हूं। औद्योगिकीकरण का मतलब है कि अब हाथों से चीजें नहीं बनती थी, हर चीजें मशीन पे। अब अगर माचिस की डिबिया जो 1 रुपये की आपकी आती है वो भी उसमें मजदूर नहीं लगते हैं, अब सब मशीनों के द्वारा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, तो हर चीजें मशीनों के द्वारा अब निर्मित हो रहा है। और जब मशीनों के द्वारा निर्मित हुआ तो भाई बड़े पैमाने पे होता था। जैसे पहले क्या होता था, एक नहर खुदवाना है 10 ठो मजदूर लगेंगे, लेकिन एक दिन में क्या नहर खोदी जा सकती थी, तालाब खोदा जा सकता था। लेकिन आज मशीन आ गई, भाई आपके पास क्या है, जेसीबी मशीन लगा दिया, 2 घंटे के भीतर तालाब खुद करके आपका तैयार हो सकता है। तो कहने का मतलब है औद्योगिकीकरण का मतलब था कि मशीनों द्वारा अब चीजें होती थी, बड़े बड़े कारखाने लगा दिए गए और इससे क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई? इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुई थी, जहां नई मशीनें आई, भाप इंजन आया, कारखाने आए, उसके कारण से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। भाई मशीनों की खोज होगी तो उत्पादन तो बढ़ेगा। भाई हाथ से आप कितना भी कर लेंगे, ऐसे भी कहा जाए कि एक पत्र आपने लिखा है उसी का फोटोकॉपी निकालना है, तो आप अगर हाथ से लिखने बैठेंगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन फोटोकॉपी मशीन है, जेरॉक्स कॉपी है, क्या कितना समय लगता है, आप इधर एक पन्ना लगाते हो, उधर लगाते हो, ले लीजिए उसकी फोटोकॉपी। लेकिन अगर उसी को आपको हैंड राइटिंग फिर से सेम उतारना हो तो मुश्किल काम है। तो चीज जो मशीन से चीजें होंगी वो जल्दी होंगी और बेहतर होंगी। आगे बात करते हैं स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देते हैं। भाप इंजन का विकास किसने किया? देखिए जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था भाप इंजन? वो जेम्स वाट ने किया था। सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। औद्योगिकीकरण से पहले उत्पादन कैसे होता था? देखिए औद्योगिकीकरण से पहले जो उत्पादन था वो बहुत ही छोटे कार्यशालाओं में होता था, हस्तशिल्प था, हाथों से होता था, और जहां परिवार के सदस्य मिलकर के सीमित मात्रा में उत्पादन कर पाते थे। भाई जब मशीनें नहीं थी तो हाथों से चीजें होती थी, हाँ सीमित मात्रा में उत्पादन होता था, परिवार के लोग मिलकर के करते थे। लेकिन जब से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ तो मशीनों से जो है कल कारखानों से चीजें बनने लगी, जिससे सहूलियतें लोगों की बढ़ती चली गई। गिल्ड प्रणाली क्या थी? देखिए गिल्ड प्रणाली शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संगठन था। किसका? शिल्पकार। शिल्पकार समझते होंगे ना, जो चीजें बनाते हैं, ठीक है। शिल्पकार और व्यापारियों का संगठन था जो उत्पादन की गुणवत्ता, कीमत, प्रशिक्षण और व्यापारिक नियमों को नियंत्रित करता था तथा सदस्यों के हितों की भी रक्षा करते थे। यही गिल्ड प्रणाली था। तो एक सरल शब्दों में समझ लीजिए, शिल्पकार और व्यापारियों का एक संगठन था जिसका नाम था गिल्ड प्रणाली।
भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का प्रारंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ, इतना सा याद रखिएगा। मुंबई में पहली कपड़ा मिल का महत्व क्या था? ठीक है, भारतीय उद्योगों के विकास में एक बड़ी मतलब भाई सीधी सी बात है, मजबूत नींव इससे रखी गई थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है आपके लिए, ये भी नहीं। भारतीय मजदूरों की स्थिति कैसी थी? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, अस्वास्थ्यकर वातावरण और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा या अधिकारों का अभाव झेलना पड़ता था। मतलब उनकी मजदूरी कम थी, उनसे काम ज्यादा लिए जाते थे, ज्यादा घंटे काम करवाए जाते थे, उनमें कोई सुरक्षा नहीं थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई स्वस्थ रहने का वातावरण नहीं था। तो बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो भैया फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन ने किया था, और इससे जो बुनाई की प्रक्रिया थी वो तेजी से होने लगी, जिससे कपड़ा उत्पादन में काफी तेजी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका क्या थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और भारत के व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर ब्रिटिश उद्योगों को तक लाभ पहुंचाया गया, जिससे भारतीय उद्योगों को हानि पहुंचाई गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, उसका काम ही यही था कि भैया भारतीयों को तोड़ो और अपना काल कारखाना, अपना उद्योग धंधा चलाओ। आगे बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? भैया जब स्वदेशी आंदोलन आए, खुद के देसी कपड़े अपनाए गए, देसी वस्त्र अपनाए गए, देसी चीजें अपनाई गई, तो जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार हुआ और जो राष्ट्रीय चेतना थी वो बढ़ी। स्वदेशी वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी, उसके उपयोग पर लोगों ने बल देना शुरू किया। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, भारत में कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो देखिए, भारत में कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र मुंबई और अहमदाबाद थे। कौन कौन से थे? मुंबई और अहमदाबाद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, औद्योगिकीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? भैया जब औद्योगिकीकरण हुआ, कारखाने आए, मशीनें आई, तो जो वायु था, जल था, ध्वनि था, भाई इसका प्रदूषण तो बढ़ेगा। मशीनों से ही तो प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे हर चीजें हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, धुआं निकल रहा है। गाड़ियां इतनी चलती हैं कि सड़क पे मतलब रेंगते हुए लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है, बड़े बड़े जो चेन्नई, कलकत्ता है, ये सब क्या है? रेंगती हुई कारें चलती हैं। क्यों? क्योंकि इतना ट्रैफिक है। तो क्या केवल ट्रैफिक ही थोड़ी ना, उससे गैस निकल रही है, उससे धुएं निकल रहे हैं, जो हमारे उससे ध्वनि निकल रही है। तो ये सब चीजें प्रदूषण के कारण थे और इससे नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी इससे पड़ा। ठीक है, दैनिक जीवन कैसा था? औद्योगिक श्रमिकों का दैनिक जीवन, बड़ा कठिन श्रम करते थे। औद्योगिक श्रमिक लंबे समय तक कठिन श्रम करते थे, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहते थे और उन्हें पर्याप्त वेतन या स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती थी वो भी नहीं मिलती थी। आगे बात करते हैं, चलिए अगला चैप्टर पे आते हैं। अगले चैप्टर पे अध्याय 5 है हमारा, ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। देखिए, मुद्रण संस्कृति का आरंभ कहां और कैसे हुआ? तो देखिए, मुद्रण संस्कृति का जो आरंभ है वो चीन में हुआ था। वहां लकड़ी के ब्लॉकों पर अक्षर उकेर कर कागज पर छपाई की जाती थी। ठीक है, बाद में तकनीक जापान में और दूसरा देश एक और है कोरिया, वहां पर भी ये चीजें धीरे धीरे फैलने लगी। गुटेनबर्ग का आविष्कार क्यों हुआ? भैया गुटेनबर्ग जो था वो जोहान्स गुटेनबर्ग ने चल अक्षरों वाली छपाई मशीन का आविष्कार किया था। क्या किया था? छपाई मशीन का आविष्कार किया। इससे बड़ी मात्रा में जो पुस्तकें थी वो शीघ्र और सस्ते दामों में छपने लगी, जिससे ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। भाई अभी मैंने क्या बताया था आपकी, फोटोकॉपी क्या है भाई, चीजें फटाफट फटाफट कितनी आसानी से हो जाती थी। तो जब छपाई मशीन हुआ तो जो किताबें थी, पुस्तकें थी, वो सस्ते दामों में और शीघ्रता से छपने लगी। तो भाई जब किताबें आएंगी मार्केट में तो लोग पढ़ेंगे, उस लोगों का ज्ञानार्जन होगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। क्या कहते हैं, और आगे देख लेते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन में छपाई की क्या भूमिका थी? जैसे भी मैंने बताया कि जब किताबें आई तो लोगों का ज्ञान बढ़ा, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ और यही कारण था कि उससे धार्मिक सुधार आंदोलन भी आया।
मार्टिन लूथर ने अपनी पुस्तक में जो है अपने विचारों को लिखा और वो पुस्तकें बाजार में गई, समाज में गई, समाज में लोगों ने उसको पढ़ा और जो चर्च था, चर्च में जो कैथोलिक धर्म थे, जो पूरी तरीके से हावी हो गया था समाज पे, उसके बदले एक और धर्म आता है जिसका नाम होता है प्रोटेस्टेंट, क्योंकि प्रोटेस्टेंट का मतलब ही होता है विरोध करना। तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म का विरोध करके एक नया धर्म बनाया था प्रोटेस्टेंट, और इस आंदोलन पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, विशेष बल दिया। ठीक है, पुनर्जागरण में मुद्रण का क्या योगदान था? देखिए, मुद्रण ने प्राचीन ग्रंथों को पुनः प्रकाशित किया, जिससे मानवतावाद और वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा मिला। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था और क्यों लागू किया गया? देखिए, 1838 में अंग्रेजों ने यह कानून लागू किया था, और क्यों लागू करके करना क्या चाहते थे? वो भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर अपना नियंत्रण लगाना चाहते थे, ताकि राष्ट्रवादी जो सोच है, विचारधारा है, उसको रोका जा सके। आगे बात करेंगे। ये ठीक है, उपन्यासों भारती कैसे प्रभावित किया? केसरी समाचार का जो समाचार पत्र था उसका महत्व क्या था? तो देखिए, केसरी समाचार पत्र जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ा है, और इन्होंने अपने उस पुस्तक के द्वारा या उस समाचार पत्र के द्वारा कह लीजिए राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया था। आगे बात करते हैं। सामाजिक पुस्तकों, नहीं, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ये सब क्वेश्चन। जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपको सिर्फ उतना ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहास जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, सिर्फ उतने क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। गारंटी है कि आपको क्या होगा, समझ में चीजें अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छे से एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। 2 बार अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इससे बाहर बच्चों कुछ आने वाला नहीं है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे भूगोल के चैप्टर्स पे। भूगोल भी हम लोग बच्चों देख लेते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन सब भूगोल के। इकाई 2 भूगोल, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अब संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, संसाधन वे सभी वस्तुएं या पदार्थ या तत्व जिनमें उपयोगिता, मूल्य और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, उसे ही हम क्या बच्चों बोलते हैं? उसे हम बोल सकते हैं संसाधन। ठीक है, जिन्हें तकनीक से उपयोग में लाया जा सकता है। तो समझ में आया संसाधन क्या होता है? संसाधन वे सब वस्तुएं होती हैं जिनमें पदार्थ हो, तत्व हो, जिनमें उपयोगिता हो, मूल्य और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता जिसमें होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आगे बात करते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे जल, वायु और सौर ऊर्जा। उचित उपयोग से ये लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें प्रकृति द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है भैया? जिनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है, एक बार समाप्त होने पर उन्हें शीघ्र पुनः जो है फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोलियम, जैसे कोयला। बहुत लंबे लाखों वर्षों के बाद वो चीजें फिर से घटित होती है। आगे है, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करना। अर्थात संसाधनों का संतुलित और संरक्षण युक्त उपयोग ही सतत विकास का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। भूमि संसाधन का महत्व बताइए। ये देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूमि संसाधन कृषि, उद्योग, आवास और परिवहन का आधार है। ये मानव जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि उपयोग क्या है? देखिए, भूमि उपयोग का अर्थ है भूमि का विभिन्न कार्यों जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, उद्योग के लिए, आवास के लिए, इनका जो उपयोग किया जाता है वही भूमि उपयोग है।
ठीक है। भूमि क्षरण के कारण क्या है भैया, वनों की कटाई हो रही है, अधिक चराई हो रही है, खनन हो रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट भूमों के क्षरण के प्रमुख कारण है। और इस ऐसा होता क्या है कि जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो भी धीरे धीरे घट रही है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ परत होती है वो हट जाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब वहां पे कृषि उत्पादन नहीं होने लगता है। अब आगे बात करते हैं मृदा संरक्षण का उपाय क्या है भैया, वन को खूब सारे लगाओ, पेड़ों को मत काटो, बांध बनाओ, यही सब जो है सीढ़ीनुमा खेती करो, इन सब चीजों से मृदा संरक्षण जो है किया जा सकता है। आगे जल संसाधन का महत्व क्या है, देखिए जल संसाधन पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, सब चीजों के लिए। आगे है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है, तो देखिए ऐसी परियोजनाएं जो सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल जैसी अनेक सुविधाएं एक साथ प्रदान करती हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहलाती हैं। ठीक है। दोहन के परिणाम क्या है भैया, संसाधनों के अति दोहन के परिणाम क्या हुए, उससे रिजल्ट क्या आया, उससे रिजल्ट यही आता है कि संसाधनों की कमी हुई, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, भूमि का क्षरण हुआ, जल संकट हुआ, बीमारियां फैली, भविष्य की पीढ़ियां जो थी उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। ये तो पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, बहुत फास्ट रैपिड सीरीज चला रहा हूं। भारत में वनों का महत्व क्या है, बस एक काम जरूर किया करें, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करें, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और हाँ बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करें। आप लोग चैनल पे नई पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अंग्रेजी का पेपर बाकी है, मैं इसी चैनल पे अंग्रेजी की भी तैयारी कराऊंगा। तो ये चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, भूगोल का ही, कक्षा 10। भारत में वनों का क्या महत्व है भैया, वन जो है वो पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। अगर वन ही ना हो तो शायद वर्षा ढंग से ना हो, तो इसलिए ये वर्षा में भी सहायक है, और अनेक कच्चे पदार्थ इनसे हमको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता से क्या तात्पर्य, देखिए किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पौधों हैं, जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब जो उनमें डिफरेंस, मतलब एक जो विविधताएं हैं, ठीक है, किसमें, पौधों में, जीवों में, सूक्ष्म जीवों में जो उनमें विविधताएं पाई जाती हैं उससे ही जैव विविधता कहते हैं। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बस इतना ध्यान रखना है, 3 प्रमुख श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया, ज्यादा नहीं याद करना है। आरक्षित वन क्या होते हैं, तो देखिए आरक्षित वन वह वन होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, वो आरक्षित होते हैं। आरक्षित मतलब रिजर्व है, ठीक है। संरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन वे वन है जो कुछ शर्तों के साथ स्थानीय लोगों को सीमित उपयोग की अनुमति दी जाती है। कुछ कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो लोकल वहां के लोग होते हैं उनको जो है उस भूमि या उस जंगल का उपयोग वो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए वन्य जीव संरक्षण जो है वो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इनके नष्ट होने से जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होती है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलित हो जाता है। आगे बात करेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं। ऐसी प्रजातियां जो कम हो गई या धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, वही है संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। वन्य जीव अभयारण्य क्या है। देखिए वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां जीवों की सुरक्षा की जाती है। वन्य जीव अभयारण्य क्या है, जहां जीवों की सुरक्षा की जाती है परंतु कुछ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति वहां रहती है। आगे बात करते हैं जयमंडल चिपको आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन में ग्रामीणों ने पेड़ों को कटने से बचाने हेतु पेड़ों को वो चिपक गए थे और जो चिपक गए तो इस आंदोलन का नाम ही दे दिया गया चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या है। भाई वन क्यों कट रहे हैं, जनसंख्याएं बढ़ रही हैं,
लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। अब मकान चाहिए तो जंगलों को काटो, खेती योग्य भूमि को मकानों में बदल दो। इसी कारण से वनों की कटाई हो रही है। लाल सूची क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। भारत में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, भारत में जो वर्षा है वही जल का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वर्षा वाला ही है, नदियां हैं, झील है, तालाब है, भूमिगत जल भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें पेयजल और सिंचाई भी होती है। क्योंकि जो भूमिगत जल है उसी को तो हम लोग पानी पीते हैं, जो अंदर से निकलता है जमीन के अंदर से, वही तो पानी पीने योग्य है और उससे हम सिंचाई भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जल संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि और कृषि विस्तार और उद्योगों के कारण जल की मांग बढ़ी है। सीमित संसाधन होने के कारण यह संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम जल का बचाव नहीं करेंगे, जल को संरक्षित नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आने वाला है कि जल का संकट हो जाएगा हमारे जीवन में। आगे बात करते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो देखिए, ऐसी परियोजना जिसमें एक ही बांध से सिंचाई हो, बिजली उत्पादन हो, बाढ़ नियंत्रण हो और पेयजल जैसी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, वही हमारी बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। भाखड़ा नागल परियोजना का महत्व बताइए। देखिए, भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो कहाँ पे है? सतलुज नदी पर निर्मित है। यहाँ पे जो सिंचाई है, जल विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, इन सब चीजों में ये सहायक है और ये पंजाब हरियाणा की कृषि को भी लाभ पहुंचाता है। भाखड़ा नागल बांध या डैम या परियोजना। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है और ये जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल उपलब्ध कराने में भी ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन, संचयन मतलब रिजर्व। तो वर्षा के जल को कैसे रिजर्व करते हैं? भैया, वर्षा के जल को संग्रहित कर भूमि में उतारना, वो नीचे चला जाता है, टंकियों में जमा कर सकते हो। वर्षा जल संचयन कहलाता है जिससे भूमिगत जल जो होता है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। जल संकट के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, अनियमित वर्षा जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? पहली बात तो अनियमित वर्षा, अत्यधिक दोहन हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या है, शहरीकरण है, इन सब के कारण से जल का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, कई क्षेत्रों में जलों की समस्या है। जल की समस्या का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। जब वन कटेंगे तो नियमित रूप से वर्षा नहीं होगी और जब वर्षा नहीं होगी तो आप जल संरक्षण कैसे करोगे? जब जल संरक्षण नहीं होगा तो जल संकट तो बच्चा आना ही आना है। ठीक है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण बताइए। देखिए, जल प्रदूषण के कारण जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, कृषि में रसायनों का उपयोग और प्लास्टिक कचरा जल स्रोतों को क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित करते हैं। आगे बात करते हैं, सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो भैया, सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं उसमें नहरें हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल है, तालाब है, सिंचाई के मुख्य साधन हैं। इनसे कृषि उत्पादन बढ़ता है और सूखे की जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो और बढ़ते हैं, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। जल संरक्षण के उपाय, तो भैया जल संरक्षण अगर चाहते हैं तो वृक्षारोपण करो, जल का सीमित उपयोग करो और जो पुनर्जीवन जल संरक्षण के प्रभाव मतलब यहाँ पे रिसाव रोकना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। देखो, जल का सीमित उपयोग आपको करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, जल को रिजर्व करना पड़ेगा, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, यही सब जल संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं जिससे आप बचा सकते हैं। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, कृषि अगला चैप्टर है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? देखिए, कृषि भारत की प्रमुख आजीविका है। ये खाद्यान्न, कच्चा माल, रोजगार तथा उद्योगों को आधार प्रदान करती है और राष्ट्रीय आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में खेती के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत में जो खेती के प्रकारों की अगर बात करें तो इसमें निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, गहन खेती, बागानी खेती, ये सब प्रमुख है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार इनका स्वरूप जो होता है वो भिन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन नहीं है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खरीफ फसलें क्या है? उदाहरण से समझाना है आपको। तो देखिए, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और शरद ऋतु में काटी जाती है। जैसे धान है, मक्का, बाजरा, कपास,
ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं रबी की फसलें क्या क्या है। भैया रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं, तो जायद फसलें गर्मी के मौसम में रबी और खरीफ के बीच उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज और सब्जियां, इसके हरी सब्जियां जो होती हैं वो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। धान उत्पादन ठीक है, ये भी ठीक है। हरित क्रांति क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उच्च उपज बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो अब उन्नतशील बीज है, रासायनिक उर्वरक है, सिंचाई है, आधुनिक तकनीक है, इनका प्रयोग करके जब हम क्या करते हैं, जब कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ले जाते हैं तो उससे हरित क्रांति कहा जाता है। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक खेती क्या है। देखिए वाणिज्यिक खेती का मतलब है जब फसलें बाजार में बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर, कॉमर्शियल हम कह सकते हैं कि जब खेती होती है, जहां हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ना उसको बोएं, जब एक बड़े स्तर पे चीजों को किया जाता है कि हम भैया गन्ना बैठाएंगे, गन्ना बोएंगे और क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, से लाभ कमाएंगे, तो वो वाणिज्यिक खेती हो जाती है। बागानी खेती की विशेषताएं देखिए, बागानी खेती बड़े खेतों में एक ही नकदी फसल उगाने की प्रणाली है। इसमें अधिक पूंजी, श्रम और आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन नहीं है। ठीक है, ये देखिए भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है। देखिए भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें वर्षा पर निर्भरता है, आज भी सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पूंजी की कमी है, पैसा नहीं है, पारंपरिक तकनीक, विपणन व्यवस्था की कमजोरी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, सिंचाई का कृषि में क्या महत्व है। देखिए सिंचाई नहीं होगी भैया तो कृषि तो वैसो बेकार है, क्योंकि सिंचाई से ही तो जो है खेती बढ़िया हो सकती है। और सिंचाई किस पर निर्भर करता है, ये वर्षा पर निर्भर होता है। अगर सिंचाई से वर्षा पर निर्भरता कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और सूखे की स्थिति में भी फसल सुरक्षित रहती है। बात समझिएगा, जैसे सिंचाई का कृषि पर क्या महत्व है भाई, जब सिंचाई हमारे पास व्यवस्था हो गई, जैसे नहर है, बारिश नहीं भी एक बार में हुआ तो हमने क्या किया, नहरों से पानी ले लिया अपने खेतों की ओर, तो एक बार जो फसल सूख सकती थी वो बच गई। लेकिन अगर सिंचाई ना हो तो कृषि आज के समय में तो कृषि बिल्कुल ही क्या है, चल पाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिश्रित खेती क्या होती है। जब किसान फसलों के साथ पशुपालन भी करता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। और गहन कृषि किसे कहते हैं, जब छोटे भूभाग मतलब कम जगहों पे जब अधिक श्रम हो, अधिक पूंजी लगाया जाए और अधिक उत्पादन किया जाए तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। आगे बात करेंगे भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो भैया धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब क्या है, ये सब महत्वपूर्ण फसलें हैं। आगे बात करेंगे नकदी फसलें क्या होती हैं। जो फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें नकदी फसलें कहते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, आपका चाय है, काफी है, ये इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चौथे चैप्टर से। मैं बढ़ता हूं अगले चैप्टर, पांचवें चैप्टर की ओर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब देखिए खनिज क्या है, ये खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। ये पृथ्वी की सतह तथा आंतरिक भागों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी की सतह पर और आंतरिक भागों में मिलते हैं। खनिजों का निर्माण कैसे होता है, खनिजों का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अवसादी चट्टानों के जमाव से होता है तथा कायांतरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ताप और दबाव के प्रभाव से भी क्या होते हैं, खनिज बनते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है ना, वे धात्विक खनिज। और जिनसे जो है क्या हो, जिनसे धातु प्राप्त ना हो वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनसे धातु प्राप्त हो जाए वो धात्विक खनिज, जिनसे धातु ना प्राप्त हो वो अधात्विक खनिज। लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो भैया जो है कि जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। इनमें हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला माना जाता है। चलिए ये सब हो गया, बहुत ज्यादा हम जो है आपको नहीं वो करने वाले। बॉक्साइट का उपयोग क्या है, देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने का मुख्य स्रोत है और इसका उपयोग जो है ना वो विमान, बिजली के तार, बर्तन तथा पैकेजिंग उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। व्यापक मतलब एक बड़े स्तर पे किया जाता है।
ऊर्जा संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त हो वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। कोयला का प्रकार क्या है? याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। चलिए, तो अब आपको याद नहीं होने वाला है। पेट्रोलियम का महत्व क्या है? देखिए, पेट्रोलियम आज आधुनिक उद्योगों की रीढ़ है। इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक जैसे उत्पाद बनते हैं जो परिवहन और उद्योग में उपयोगी बहुत ज्यादा है। ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से हुआ, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, जैसे प्राकृतिक गैस, ये सब आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जैसे आपका सौर ऊर्जा, जैसे आपका पवन ऊर्जा, जैसे आपका बायोगैस, जैसे आपका ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपके इसमें आते हैं, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। सौर ऊर्जा के लाभ बताइए। तो सौर ऊर्जा असीमित और प्रदूषण रहित है। इसमें बिजली उत्पादन होता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या का समाधान भी मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, ऊर्जा संसाधन सीमित है, अत्यधिक उपयोग से ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं हेतु ऊर्जा का जो संरक्षण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग, ये कौन सा चैप्टर? हाँ, भूगोल का ही है। विनिर्माण उद्योग क्या है? कच्चे माल को जब मशीनों और श्रमिकों की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आप अगर एक बार नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई देख लेते हैं। हाँ, वस्त्र उद्योग का क्या महत्व? याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करता है, निर्यात बढ़ाता है और राष्ट्रीय आय में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, कपास वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो मुंबई है आपका, अहमदाबाद है, कोयम्बटूर है, कानपुर है, ये इसके बहुत ही प्रमुख केंद्र हैं। जूट उद्योग के प्रमुख, तो जूट में कोलकाता के आसपास हुगली नदी तट पर स्थित कच्चा माल और परिवहन सुविधा उपलब्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या है? तो चूना पत्थर है, सिलिका है, एल्यूमिना है, ये सब चीजें हैं। रासायनिक उद्योग का महत्व बताइए। रासायनिक उद्योग का महत्व, रासायनिक उद्योग उर्वरक, दवाइयां, प्लास्टिक, रंग तथा विस्फोटक बनाता है। ये कृषि और अन्य उद्योगों के विकास में सहायक है। औद्योगिक प्रदूषण के मुख्य प्रकार कौन से हैं? देखिए, वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण प्रमुख प्रकार है। उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इसमें और कुछ ज्यादा नहीं। 7वां चैप्टर देख लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं उसमें परिवहन है, संचार है, व्यापार के साधन है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ करके आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, एक आया है कि परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रमुख साधन कौन कौन से? रेल है, जल और वायु मार्ग है। ये लोगों और वस्तुओं के आवागमन में सहायक होकर के विकास को बढ़ावा देते हैं। सड़क परिवहन का महत्व क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं भाई, ये क्या करता है, ये गांवों को, ये एक गांव या एक शहर को दूसरे शहर या दूसरे गांव से जोड़ता है। ये कम दूरी के लिए सस्ता, लचीला और सुविधाजनक साधन है, जिससे व्यापार और संपर्क आसानी से होता रहता है। ठीक है, रुक जाइए। हाँ, हो गया। ठीक है। रेल परिवहन का महत्व क्या है? भाई, रेल परिवहन जो है वो भारी और अधिक मात्रा में माल ढोने के लिए होता है, कम लागत में, क्योंकि जो रेल का किराया है बहुत सस्ता है, और कम लागत में लंबी दूरी तय करने के लिए हम रेल परिवहन का यूज करते हैं, का उपयोग करते हैं। और उद्योग धंधों में अगर जो भारी मात्रा में देखा जाए, अधिक मात्रा में माल को ढोने के लिए हम रेल परिवहन का ही उपयोग करते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है? देखिए, पाइपलाइन परिवहन, एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। पाइपलाइन परिवहन द्वारा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पानी जैसी जो तरल पदार्थ हैं वो धीरे धीरे घर घर पहुंचाया जा रहा है। देखा होगा आप लोगों के घर के सामने पानी की पाइपें बिछा दी गई, अब घर घर पानी पहुंच सकता है। शहरों में जाओगे तो गैस, पेट्रोलियम गैस की पाइप बिछी हुई है, उससे जो है गैस चलते हैं, चूल्हे जलते हैं। कुछ नहीं, बस केवल करवाइए, ऑटोमेटिक सब चीजें आजकल चल रही हैं। आगे बात करते हैं, जल परिवहन के क्या लाभ हैं?
देखिए जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और अधिक मात्रा के माल को कम खर्च में लंबी दूरी तक ले जाने में सहायक होते हैं। भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोच्चि, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारे बंदरगाह हैं। वायु परिवहन का महत्व क्या है? तो देखिए वायु परिवहन तेज और आधुनिक साधन है, महंगा है, तेज है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सबसे बेहतर अगर कोई साधन है, कोई परिवहन है, तो वो आपका वायु परिवहन ही है। तो जनसंख्या माध्य ये तो ठीक है, जनसंचार है ये ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1, जिसमें इतिहास और भूगोल को मैंने कंबाइन करके बताया है। अगर ठीक ठाक तरीके से आप लोग चाहोगे, कमेंट करोगे, तो नागरिक शास्त्र और इस पे अर्थशास्त्र पर भी मैं वीडियो आप लोगों को पार्ट 2 के नाम से घंटे से 1.5 घंटे के भीतर दे दूंगा। लेकिन आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि दूसरी वीडियो आपको चाहिए नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आप सब बेहतर करिए। थैंक्स।